हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़े थे पहले भौतिक राशियाँ। पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे भौतिक राशियों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हम वहाँ पे जाने थे कि भौतिक राशियों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है मात्रकों के आधार पर और दूसरा होता है दिशा के आधार पर। तो पिछली वाली वीडियो में हम देख चुके हैं मात्रक के आधार पर, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ठीक। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप पिछली वीडियो इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे 100 to 100% आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे दिशा के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, आइए हम देखते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी कि एक ऐसी राशियां भौतिक की होती हैं जिसमें परिणाम तो पता होता है कि हमें 40 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाना है, उसके साथ साथ यहाँ पे दिशा में भी पता होना चाहिए। यानी कि हमें पूरब में जाना है कि पश्चिम में जाना है या उत्तर में जाना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरा हमारा होता है अदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होता है, तो दोस्तों सदिश राशि अगर आप समझ जाएंगे तो अदिश राशि बहुत ही सिंपल और इजी है, इसको भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अदिश राशि क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की हमें आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती हैं, तो ये अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि हमें मान लो गोंडा जाना है, तो गोंडा हमें 40 किलोमीटर में बता दिया गया कि 40 किलोमीटर पड़ता है, पर हमें ये नहीं बताया गया कि हमें उत्तर दिशा में जाना है या दक्षिण दिशा में, हमें दिशा कंफर्म नहीं कराया गया, तो वो क्या कहलाएगा, अदिश राशियां। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए दो कोई बोर्ड लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, ठीक है, पोल है उस पे बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है कि गोंडा 40 किलोमीटर, यानी कि अगर हम 40 किलोमीटर जाएंगे तो हमें गोंडा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें परिणाम तो दिया गया है परिमाण की हमें 40 किलोमीटर जाना है तभी गोंडा मिलेगा, पर यहाँ पे किस दिशा में किस डायरेक्शन में जाएं ये हमें नहीं पता है, तो ये क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। उसी तरीके से दूसरा जो पोल लगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है गोंडा 40 किलोमीटर और पूरब दिशा में एरो लगा है, यानी कि अब हम पूरब दिशा में जाएंगे तो हमें गोंडा जाएंगे, ठीक मिल जाएगा, और हमें कितना जाना है, 40 किलोमीटर। यानी कि इसमें परिणाम भी दिया है और दिशा भी दिया गया है, दोनों कंफर्म कराया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो कितना इजी है सदिश और अदिश राशि में, यानी सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम कंफर्म हो उसे हम बोलते हैं सदिश राशियां, यानी वेक्टर क्वांटिटीज, और जिनमें केवल परिणाम ही पता हो दिशा ना पता हो उसे हम बोलते हैं अदिश राशियां। अब आइए दोस्तों, हम सदिश और अदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। जैसे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि विस्थापन, या क्या होता है, यह सदिश राशि होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी मतलब दूरी की वह न्यूनतम दूरी जिसमें दोनों एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा भी पता होता है और परिणाम भी पता होता है। आगे है क्या, वेग यानी कि वेलोसिटी, ये क्या है, हमारा सदिश राशि है। अगला है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, ये भी एक सदिश राशि है। अगला क्या है, संवेग यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अगला है भार यानी कि वेट, यानी भार क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अगला है उसके बाद में आवेश, इम्पल्स, ये भी क्या होता है, ये एक सदिश राशि होता है। फिर उसके बाद में अगला है फोर्स यानी कि बल, ये क्या होता है, सदिश राशि ही होता है। अगला है हमारा कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। अगला है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, एक सदिश राशि है। अगला है कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। अगला हमारा क्या है, कोणीय संवेग है यानी कि एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, तो ये सदिश राशि है। और अगला और लास्ट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है।
तो आइए दोस्तों, सदिश राशियों जानने के बाद अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख अदिश राशियों के उदाहरण। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दूरी होता है, डिस्टेंस, ये क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। आप कहेंगे कि विस्थापन दूरी का पार्ट होता है, तो वो तो हमारा सदिश राशि हो गया। तो दूरी हमारा कैसे अदिश राशि हो गया? तो मान लीजिए आपका यहाँ पे घर है, ठीक, और आप यहाँ से निकले और गोल गोल घूम के आए, फिर उसी बिंदु पे आ गए। तो क्या आपने कोई दूरी तय की? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कोई दूरी नहीं, यानी कि जीरो बिंदु। तो यानी कि यहाँ पे आप कोई दिशा कंफर्म नहीं था यहाँ पे, तो आप इसी जगह पे आ गए। इसीलिए यहाँ पे ये जो दूरी होगा, ये क्या होगा, अदिश राशि होगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं, जो द्रव्यमान मास होता है, ये क्या होता है, यह अदिश राशि होता है। तापमान, टेम्परेचर क्या होता है, अदिश राशि होता है। ऊर्जा, एनर्जी क्या होता है, अदिश राशि होता है। कार्य यानी वर्क क्या होता है, अदिश राशि होता है। चाल जो स्पीड होता है, ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है हमारा, अदिश राशि होता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी, ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। और दाब यानी कि प्रेशर, ये भी अदिश राशि होता है। और शक्ति यानी कि पावर, ये भी अदिश राशि ही होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, अदिश राशि की और उदाहरण। जो समय यानी कि टाइम होता है, ये भी अदिश राशि होता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का निरूपण कैसे होता है। तो आइए यहाँ पे हम इसका थ्योरी सेक्शन थोड़ा रीड करते हैं। सदिशों को निरूपित यानी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी भौतिक राशि है, उसके सदिशों का जैसे निरूपण हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके ऊपर तीर यानी वेक्टर लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है। अब जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ए दिया है, तो इसका जो ये माथा होगा, हेड, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। तो ये जो माथा होगा उसकी दिशा को बताता है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो यानी कि इस वहां पे व्यक्त करते हैं कैसे है, तो तीर लगा के। और जो तीर का माथा होता है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा कि वह दिशा को बताता है। अब आइए देखते हैं सदिशों का बीजगणित, ठीक, वेक्टर ऑफ एलजेब्रा। अब इसको सदिशों का जो बीजगणित हम निकालते हैं, इसको दो तरीके से निकालते हैं। एक तो निकालते हैं हम यहाँ पे सदिशों के जोड़ के नियम से, और दूसरा हम सदिशों के गुणनफल के नियम से। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं सदिशों के जोड़ का नियम। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे देख लेते हैं सदिशों का जोड़ का नियम, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें भी दो तरीके का होता है। एक होता है त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज का नियम में क्या होता है कि जो वेक्टर ए है और प्लस में वेक्टर बी है, यानी कि इस तरीके वाला वेक्टर, यहाँ पे इस तरीके का वेक्टर और इस तरीके का वेक्टर, अगर हमें पूरा परिणाम निकालना हो तो क्या निकालेंगे, आर, आर यहाँ पे क्या है, परिणाम है। तो वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी दोनों को जोड़ के निकालेंगे। यानी इस तरीके से वेक्टर ए और इस तरीके से वेक्टर बी दिया हो, तो दोनों को हम जोड़ देंगे इसका परिणाम निकालने के लिए। यानी कि वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, रिजल्टेंट, यानी कि परिणाम हो जाएगा आर बराबर। अब आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। ये तो हम पता हो गया त्रिभुज का नियम, यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल। और दूसरा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो उसका परिणाम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक, और यहाँ पे जो इसका बेस है ये वेक्टर ए है, और जो इसका थोड़ा परपेंडिकुलर लाइन गया है ये वेक्टर बी है। तो इन दोनों ए और बी के बीच में जो बनने वाला कोण है थीटा है, मान लिए। तो यहाँ पे वेक्टर जो आर की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो ये वेक्टर आर बराबर जो परिणाम होगा, यहाँ पे हम इनका अंडर रूट करते हैं, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से हम निकालते हैं इसका। और यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा, या माइनस एक से बड़ा होगा, जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, माइनस एक से बड़ा होगा और प्लस एक से छोटा होगा, ठीक है। इसी के बीच में आएगा हमारा कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम सदिशों के जोड़ के नियम के अकॉर्डिंग दोनों देख लिए, एक त्रिभुज का जोड़ का नियम और एक समांतर त्रिभुज के जोड़ के नियम। आइए दोस्तों, हम देखते हैं सदिशों के जोड़ का नियम पर एक क्वेश्चन छोटा सा है न्यूमेरिकल, इसको भी देखेंगे। मान लीजिए यदि किसी वस्तु पर पुरुष की दिशा
सॉरी पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा, हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे अगर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लग गया और उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लग गया, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई कोण बनेगा तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब ये क्या है, वेक्टर ए है और यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर बी है। तो थीटा बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे अगर लंबवत कोई दूरी आती जाती है तो उसके बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ए बराबर कितना हो गया, 3 न्यूटन हो गया और बी बराबर कितना हो गया, 4 न्यूटन का बल हो गया। अब इसका हम परिणाम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आप फार्मूला जानते ही हैं कि आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू 3 इंटू बी का वैल्यू 4 गुणे कॉस, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख दिए। अब हम जानते हैं कि 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0। अब 2 3 6 6 चौके 24 और 24 जीरो हम 0, यानी इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा हमारा, 0 ही आएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, और हम जानते हैं 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 न्यूटन यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। अब जो डिग्री होता है यहाँ पे आप देखेंगे 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। 45 डिग्री का वैल्यू तो ये होता है 1/√2। अगर 60 डिग्री का बात करें तो 1/2 होता है, और 90 डिग्री की बात करें तो 0 होता है। 180 डिग्री की बात करें तो माइनस में 1 होता है, और 270 डिग्री की बात करें तो हम वैल्यू 0 होता है। और अगर बात करें 360 डिग्री की तो यहाँ पे होता है 1। अगर हमें निकालना हो परिणामी कोस थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछे मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू अगर पूछे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है मैक्सिमम और मिनिमम पर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे। तो मान लीजिए परिणामी आर जो है यहाँ पे √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू जो रखते हैं या -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा होता है, यह तो हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम निकालना है यानी अधिकतम वैल्यू निकालना है तो हम +1 का रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर मैक्सिमम बराबर √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू +1। और हम जानते हैं कि +1 से कोई भी संख्या होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या खुद आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम सभी लोग जानते हैं कि a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब बताने को तो ये हम भी बता देते कि आर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो a और b को जोड़ दो, पर हमें कंफ्यूज रहते कि हमें ये पता नहीं होता कि कहाँ से ये आया। तो इसी डेरिवेशन से, इसी सवाल से सॉल्व करके ये आता है हमारा क्या, a प्लस बी आता है। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालना भी सीख लेते हैं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है और अगर हमें पूछे न्यूनतम मान तो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो चार्ट बना हुआ है। अब आर का अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा होता है, ये तो हमें पता ही है। अब हमें पता है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी ये -1 से बड़ा और +1 से छोटा होगा। तो हम मैक्सिमम निकालने के लिए प्लस में 1 लिए थे, तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या लेना होगा, माइनस का 1 लेना होगा। तो आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में 1 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे अगर देखिए कोई भी संख्या -1 से गुणा होता है तो वह माइनस में हो जाता है। तो ये हो जाता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो r का जो परिणामी वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। यानी r का मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a माइनस बी, यानी a में से b को घटाना होगा, और जो r का अगर हम मैक्सिमम की वैल्यू पूछे तो ये क्या निकालना होगा, a और b को जोड़ देना होगा। यानी कि मैक्सिमम निकालने के लिए a और b को जोड़ेंगे और मिनिमम निकालने के लिए a और b को घटाएंगे। अब आइए दोस्तों इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
हमारे पास न्यूमेरिकल दिया है कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ए और बी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ए बराबर हम क्या मान लिए 12 न्यूटन और बी बराबर हम क्या मान लिए 8 न्यूटन, यही तो ए बराबर 12 हो जाएगा और बी बराबर 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 न्यूटन यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, इसी पर बेस्ट अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमसे पूछ रहा है, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो निम्न में से कौन सा परिणामी बल नहीं हो सकता है। अब हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू इसका कैसे निकलता है। जो मैक्सिमम होता है यह ए और बी को जोड़ के निकलता है, तो ए और बी जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 न्यूटन हो जाएगा, और मिनिमम निकालेंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1। तो जो हमारा आंसर होगा 1 और 7 के बीच में होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2, तो क्या 2 हमारा है, हाँ 1 और 7 के बीच में है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। 5 क्या आता है, हाँ आता है, क्योंकि 1 और 7 के बीच में 5 भी आता है। अगर हम बात करें 6 की, तो हाँ 6 भी आता है 1 और 7 के बीच में। अगर हम बात करें 8 न्यूटन की, तो 8 न्यूटन हमारा 1 और 7 के बीच में नहीं आता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश, अब ये क्या होता है, इसमें 3 एक्सिस होता है। पहले एक्सिस को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, दूसरे को वाई अक्ष बोलते हैं, तीसरे को हम जेड अक्ष बोलते हैं, ठीक। और जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर आई से, और जो वाई अक्ष होता है इसको डिनोट करते हैं वेक्टर जे से, और जो जेड अक्ष होता है इसको डिनोट करते हैं वेक्टर के से। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो कि वेक्टर ए बराबर हमें फाइंड करना है 3i वेक्टर प्लस 8j वेक्टर और प्लस में 5k वेक्टर, तो एक्स इसमें से कितने तरीके से सवाल पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा एक्स अक्ष में परिमाण कितना होगा, तो एक्स अक्ष के लिए वेक्टर आई है, तो वेक्टर आई का परिमाण कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। अगर हम वाई अक्ष में परिमाण फाइंड करना हो, तो वाई अक्ष के लिए वेक्टर जे को हमें फाइंड करना होगा, तो वेक्टर जे पर परिमाण कितना है 8 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8। अगर उसी तरीके से हमें जेड अक्ष में परिमाण पूछे, तो जेड अक्ष के लिए वेक्टर जो होता है वो के होता है, ठीक है, और के पर जो परिमाण लगा है वो कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। अगर हमें कुल परिमाण पूछे कि वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए बराबर अंडर रूट तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, वो भी अंडर रूट में। तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 98, अंडर रूट 98। आइए दोस्तों, उसी पर बेस्ट एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि b बराबर 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस में 2k वेक्टर हो तो वेक्टर b का परिमाण कितना होगा। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर b का परिमाण अगर वेक्टर निकालने के लिए सभी के वेक्टर को यहाँ पे वर्ग करके अंडर रूट में जोड़ देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 64 हो जाए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 16 36 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 65 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि सदिश 3i वेक्टर 3i कैप प्लस 4 कैप वाई अक्ष पर प्रतिक्षेप क्या होगा। अब हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए जो कैप लगता है आई के होता है, और जेड के लिए के होता है, और यहाँ पे वाई के लिए जे होता है। तो जे तो हमारे सवाल में दिया नहीं है, लेकिन जब नहीं दिया होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं शून्य मान लेते हैं, यानी कि 0। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं सदिशों का गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो ये क्या होता है, तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है इसको दो तरीके से हम करते हैं, एक सदिशों का सदिश अदिश गुणनफल, एक सदिशों का सदिश गुणनफल। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे होगा सदिशों का जो सदिश गुणनफल होगा ये क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो सदिश के अदिश गुणनफल को हम डॉट से सूचित करते हैं, किससे, डॉट यानी बूंदी लगा के हम इसको सूचित करते हैं। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसका अदिश गुणनफल कैसे निकलेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से निकलेगा इसका अदिश गुणनफल। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे
ये वेक्टर ए है, इस तरीके से एरो लगा हुआ है, और यहाँ पे वेक्टर बी है, इस पे ये एरो लगा है, और ए और बी वेक्टर के बीच में जो बनने वाला कोण है ये क्या है, थीटा है। तो ये जो थीटा होता है ये क्या होता है, ए और बी के बीच का बना कोण होता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट की बात ये है कि सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है यह एक अदिश राशि होता है। ठीक, अब हम इसका बी पॉइंट देखेंगे, सदिशों का सदिश गुणनफल ये क्या होता है। तो सदिशों के सदिश गुणनफल को हम क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई से सूचित करते हैं। यदि कोई दो सदिश ए और बी तक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर में ए बी साइन थीटा। वहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा, और यहाँ पे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल में ए बी साइन थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। तो आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं। ये क्या कर रहा है, सदिशों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पूछ रहा है यदि वेक्टर ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर और वेक्टर बी बराबर 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर और 9k वेक्टर हो तो हमें ए और बी का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो अदिश गुणनफल में हम क्या करते हैं, वेक्टर ए के सारी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे और वेक्टर बी के हम सारे वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 चौका 6 चौका 24 हो जाएगा और 8 नवा 72 हो जाएगा, और सभी को जोड़ेंगे 12 24 72, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।